तो हम दूसरे मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ले लो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में ले लो। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना है 2,6। फर्स्ट सेल में ऑक्सीजन की कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, सेकंड सेल में कितना रहेगा 8, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में देखो, दोनों ऑक्सीजन, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 2 ऑक्सीजन एटम है, और दोनों को यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, मतलब इसको ऑक्टेट कंडीशन मतलब पाने के लिए उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि जब कभी क्या होता है 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्डिंग होते हैं तो हमेशा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 6 में से कितना इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 6 में से 2 करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या है नीडेड है, मतलब जिसको जितना इलेक्ट्रॉन नीडेड है टू गेट ऑक्टेट कंडीशन उतना इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा बॉन्डिंग में शेयर करेगा। तो एक ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंडीशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, तो ये वाला ऑक्सीजन अपना 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ ओके शेयर करेगा। सिमिलरली इसका भी वही हालत है ओके, इसका ये वाला क्या करेगा ओके, क्योंकि इसको भी ऑक्टेट कंडीशन मतलब ऑक्टेट कंडीशन चाहिए, तो ये क्या करेगा अपना 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मतलब इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा शेयरिंग करेगा। अभी देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ये वाला कार्बन मतलब यूज कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा 4 इलेक्ट्रॉन बचा ओके, ये चारों इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इस तरह से रहेगा। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी वही है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम लेके आते हैं सर्कल के ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर। तो देखो इसको क्या इसको ऑक्टेट मिल गया 2 4 6 8, हाँ ठीक है इसको ऑक्टेट मिल गया, तो ये वाला ऑक्टेट हो गया। सिमिलरली ये वाला क्या इसको क्या ऑक्टेट मिल गया, हाँ ये इसको भी ऑक्टेट मिल गया, तो दोनों ऑक्सीजन को देखो ऑक्टेट मिल गया है, ठीक है वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखो कि जब मैंने क्या बोला था कि 2 एटम के बीच में जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा शेयरिंग हुआ, तो उसके बीच में क्या होगा एक डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड होगा ओके, और ये वाला ऑक्सीजन आपको मिल गया। क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन और ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया? नहीं। इसी वजह से इन चारों इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम नाम देंगे क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये भी है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो या फिर इसको आप बोल सकते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, जनरली पूछता नहीं, अगर जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ ओके, कि हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या बोलोगे आप ओके 4 पेयर्स, एक 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, मतलब 4 पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 पेयर में 2 होते हैं, तो 4 पेयर में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो नॉन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के अंदर, पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखते हैं, ये ठीक है आपको हो गया। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन एक तरह का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। यहाँ पे फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, सेकंड सेल में कितना रहेगा 5। तो हर एक नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंडीशन पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों नाइट्रोजन क्या करेगा, अभी देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, तभी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना। तो दोनों नाइट्रोजन ओके, एक नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा शेयर करेगा। मैंने पहले बोला कि एक एलिमेंट को ऑक्टेट कंडीशन पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है उतना इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा शेयरिंग करेगा। तो ये वाला नाइट्रोजन क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ओके। तो 3 शेयरिंग में जा रहा है, तो कितने शेयरिंग में नहीं जा रहा है, 5 में से 3 यूज हो गया, 2 शेयरिंग में नहीं जाएगा। सिमिलरली इस वाला नाइट्रोजन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन है ओके, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएगा ओके, बाकी 2 नहीं जाएगा शेयरिंग में। तो इसको भी ऑक्टेट मिल गया, 8 हो गया, 2 6 3 + 5 5 + 3 8, तो इसको भी क्या मिल गया ऑक्टेट मिल गया, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट यहाँ पे गलत हो गया है, हाँ ये वाला ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे ओके। बाकी ये दोनों देखो, ये दोनों शेयर नहीं हुआ है और ये दोनों भी यहाँ पे मतलब बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं जा रहा है बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम नाम दे रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो बॉन्डिंग में कितना जा रहे हैं, ओके 2-3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बाकी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं, और जो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा उसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतना हो गया, ओके वेरी गुड। अभी हम आते हैं थोड़ा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ओके देखो, जैसे बॉन्ड मतलब क्या होगा, आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके मतलब अगर मैं बॉन्ड स्ट्रैंड के बारे में बात करता हूँ, बॉन्ड स्ट्रैंड को कितना टाइप का बॉन्ड मिला है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मिला है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रैंड के बारे में बात करता हूँ, बॉन्ड स्ट्रैंड मतलब कौन सा बॉन्ड ज्यादा शक्तिशाली है, तो देखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड जनरली ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ओके स्ट्रेंथेबल होते हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होते हैं। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, ओके उतना ज्यादा उसके एनर्जी होंगे, ओके जितना ज्यादा एनर्जी होंगे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा आपको मतलब ज्यादा मुशक्कत करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन में देखा जाए, ओके नाइट्रोजन में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में क्योंकि डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए तो हिसाब से मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट दोनों को ले लो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होगा। इसी वजह से नाइट्रोजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ठीक है, इसके बारे में जान लिया आपने। तो बॉन्ड के हिसाब से अल्टीमेट नंबर ऑफ जैसे इंक्रीज होगा, ओके बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अल्टीमेट आपका बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाएगा ना, ओके बॉन्ड का लेंथ बढ़ने की वजह से एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, इसी वजह से इसका जो मतलब उसको ब्रेक करने के लिए आसान होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली डबल बॉन्ड का जो लेंथ होते हैं सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होते हैं, इसी वजह से क्या होता है उसको ब्रेक करना थोड़ा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ सबसे कम होते हैं, इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में हमने पता कर लिया। उसके बाद हम 2 और नए मॉलिक्यूल को लेते हैं। जैसे आपको लगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक तरह का मॉलिक्यूल है। अभी तक हमने जैसे हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को देखा है, ये सारे जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में एंगेज्ड होने वाले सभी एटम अगर सेम टाइप के हो तो उसको हम बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। लेकिन ये एक तरह का हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, मतलब मॉलिक्यूल में ओके एक ही तरह के एटम एंगेज नहीं है, एक से अलग मतलब ज्यादा एलिमेंट भी एंगेज्ड हैं और सभी एलिमेंट लगभग अलग अलग है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। अभी देखो इसका एटोमिसिटी कितना है। एटोमिसिटी मतलब किसी भी कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स एंगेज्ड हैं उसको हम बोलेंगे एटोमिसिटी। अभी यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, टोटल एटम कितना है, टोटल एटम 3 है। तो मतलब इसका एटोमिसिटी कितना हुआ, इसका एटोमिसिटी कितना हुआ, एटोमिसिटी 3 हुआ, मतलब 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो एटोमिसिटी कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, एटोमिसिटी के बारे में आपने जान लिया। इन तीनों एटम में से मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में सबसे क्वांटिटी किसका कम है, कार्बन का कम है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो जो कम होगा वो सेंटर में रहेगा, इसको याद रखो। और वो जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो हमेशा क्या होगा उसके ओके इर्द गिर्द आएगा। ठीक है, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है, मैंने पहले बोल दिया था, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 है। तो एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। हर एक कार्बन को ऑक्टेट कंडीशन पाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको कितना चाहिए, अगर 4 मिल गया तो ऑक्टेट कंडीशन मिल जाएगा। और एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दिक्कत की बात यह है कि कार्बन तो यहाँ सेंटर में है, तो हर एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 में से हर एक ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा 6 में से 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ओके क्या करेगा इस वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि 2 उसको चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 इसको दे रहा है तो एक्सपेक्ट बदले में ये तो एक्चुअली एक्सपेक्ट करेगा कि कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो कार्बन भी क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको ऑक्टेट कंडीशन पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपना क्या करेगा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा ओके क्योंकि और बाकी तो एक्सपेक्ट करेगा कि कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करे, तो कार्बन भी ये करेगा। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से ये वाला ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, कितने बॉन्डिंग में नहीं गया ओके 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं गया। और ये वाला ऑक्सीजन के साथ वही है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास 8 हो गया, इसके पास इसको भी 8 मिल गया। और कार्बन को कितना चाहिए 2 4 6 8, यहाँ पे 8 हो गया, 2 4 6 8 यहाँ पे 8 हो गया,
कार्बन को कितना, कार्बन को 8 चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए, तो इसको भी 8 मिल गया, देखो 2 4, यहाँ पे देखो 6 8, ठीक है। तो हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 पेयर्स ऑफ, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, मतलब 4 पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हम आते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड के ऊपर, जैसे मान लो एसिड मॉलिक्यूल। जनरली सल्फर जो होते हैं ना वो एक्चुअली एनवायरनमेंट में क्या होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, एसिड मॉलिक्यूल, एसिड मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे सल्फर क्या होता है करता है, इस तरह से कंपाउंड बनाएगा सल्फर, मतलब एक रिंग के फॉर्म में बनाएगा, ओके, रिंग के फॉर्म में बनाएगा, रिंग के फॉर्म में बनेगा, ओके। सल्फर जो है वो इस तरह से अल्टीमेटली अपना क्या करेगा, अपना कंपाउंड बनाएगा। ये सारे क्या है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 6 में से हर एक सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है KLM M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इस वाले सल्फर के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, मतलब एक सल्फर 6 में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर रहा है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ओके बॉन्डिंग में नहीं जा रहे। तो ये इज द कंडीशन, ये हर एक सल्फर के लिए है, ओके। तो हायर क्लास में अल्टीमेटली मतलब ये जो रिंग है ना, रिंग शेप स्ट्रक्चर ही एक तरह का रिंग शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ओके। लेकिन हायर क्लास में इसका एक और मतलब सिचुएशन है, इसको हम बोथ शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इस तरह से भी स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह का भी स्ट्रक्चर होते हैं। एक मिनट अब देखो यहाँ पे ये एक तरह का नाव जैसा लग रहा है, बोट जैसा लग रहा है। आप नीचे से इस तरह से देखोगे ना, नीचे से देखोगे ना तो आपको लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के मिलेगा। अगर मैं 2 डायमेंशनल मतलब तौर से देखते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर को देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये एक तरह का बोट शेप स्ट्रक्चर है, लेकिन नीचे से अगर देखेंगे तो क्या ऐसा लगेगा रिंग शेप स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अभी क्लास 10 के लिए ये वाला लिखना है, बाद में फ्यूचर में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड। अभी हम आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के ऊपर। एलोट्रॉप्स होता क्या है, देखो एलोट्रॉप्स मतलब एक ही एलिमेंट नेचर में अलग अलग फॉर्म में रहेगा। वन सिंगल एलिमेंट may exist in various forms in nature and all that individual forms of that particular element are actually called as what allotropes of that element। मतलब नेचर में एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में रहेगा, ओके। और उस अलग अलग फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉप्स नाम देते हैं। जैसे कार्बन, क्योंकि हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन को देखेंगे तो कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स नेचर में अवेलेबल है। एक तो है उसका क्या है डायमंड, ओके, डायमंड जो बहुत ज्यादा फेमस है हमारे लिए, डायमंड। उसके बाद क्या है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक तरह का दूसरा एलोट्रॉप्स है। और तीसरा एलोट्रॉप्स उसका क्या है फुलरिन, ओके, फुलरिन, ठीक है। वेरी गुड। तो डायमंड अभी देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कार्बन, ये कार्बन का ये जो है डायमंड भी एक एलोट्रॉप्स है, मतलब ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप्स है और फुलरिन भी क्या एक तरह का एलोट्रॉप्स है। मतलब नेचर में कार्बन जो है इस तीनों के फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही मिलेंगे, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आपको नजर नहीं आएंगे, ओके। तो मैंने क्या पहले बोल दिया था, तो एलोट्रॉप्स क्या होता है कि वन एलिमेंट इन नेचर एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, ऑल दैट इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे ऐसा मत मान लेना कि कार्बन नेचर में एलोट्रॉप की फॉर्म में रहता है या फिर कार्बन का ही एलोट्रॉप्स पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। कार्बन के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो अलग अलग एलोट्रॉप फॉर्म में पाया जाता है। जैसे फॉस्फोरस का आपको 2 इलेक्ट्रॉप्स मिलेगा, जैसे आप मान लो रेड फॉस्फोरस, ओके, रेड फॉस्फोरस, और दूसरा होता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। अब जानते हो रेड फॉस्फोरस कहाँ पे मिलता है, हम जो मैथ्स बॉक्स यूज करते हैं, मैथस्टिक्स बॉक्स, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा रेड फॉस्फोरस मिलेगा। व्हाइट फॉस्फोरस जनरली क्या मिलते हैं हमको, ओके, हमारा जो बोन मैरोज होते हैं ना, ओके, ह्यूमन हो या फिर अदर एनिमल्स हो, उसके बोन के अंदर जो बोन मैरोज होते हैं, तो उस बोन मैरो भी अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा व्हाइट फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट जैसे मान लो सल्फर तो 4 अदर एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है। सल्फर क्या होता है नेचर में 4 मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म में रहते हैं। एक को बोलेंगे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ओके, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ये वाला मोनोक्लिनिक सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, ओके, मिल्क ऑफ सल्फर एंड तीसरा होता है क्या प्लास्टिक सल्फर। तो सल्फर भी नेचर में अलग अलग फॉर्म में रहता है, और रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ओके, मिल्क ऑफ सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर।
तो ऐसे मत मान लेना कि कार्बन ही नेचर में ओके मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल नहीं। कार्बन के अलावा बहुत सारे ऐसा एलिमेंट है जो अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में रहते हैं। और एलोट्रोप्स क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया कि नेचर में एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में रहता है, उस अलग अलग फॉर्म को हम क्या नाम देंगे, एलोट्रोप्स नाम देंगे। अभी हम थोड़ा डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन के ऊपर थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, देखो डायमंड, ठीक है, डायमंड का जो फॉर्मूला है वो क्या एक्चुअली में क्या है, Cc4। अब ये Cc4 है क्या, यहाँ पे एक देखो, जैसे मैं ये वाला कार्बन लेता हूं, मतलब हर एक कार्बन मतलब ये वाला, ये जो स्फीयर है ना, इसको मैं मान लेता हूँ ये कार्बन है। हर एक कार्बन ओके मतलब 4 अदर कार्बन से जॉइंटेड है, बॉन्डेड है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कार्बन और ये वाला एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये यहाँ पे एक अलग कार्बन मिलेगा। तो एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। ओके, ये वाला डायमंड है, ये वाला डायमंड का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको डायमंड मत मान लेना, इसको बोला जाएगा डायमंड का लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट होता क्या पहले देख लो। अभी देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये 3 कार्बन जो है एक्चुअली में क्या है, प्लान में रहेगा। ये जो एक कार्बन है ये एक्चुअली इसके ऊपर रहेगा। ओके, मतलब 3 कार्बन नीचे रहेगा, एक कार्बन ऊपर रहेगा, और ऊपर जो एक है ना, ऊपर वाला कार्बन इसके साथ भी अटैच होगा, इसके साथ भी अटैच होगा, और इसके साथ भी अटैच होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, डायमंड का बेसिक फॉर्म है, जिसको हम नाम देते हैं लेटिस पॉइंट। क्या नाम देते हैं इसका नाम, लेटिस पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो लेटिस पॉइंट क्या होता है, इट इज द सिंगल बेसिक यूनिट बाय विच द होल कंपाउंड में गेट फॉर्म। मतलब एक यूनिट से एक इस तरह का यूनिट बहुत सारा जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा। आप डायमंड का जो स्ट्रक्चर है बुक में जो दिया गया है उसको अच्छे से देखना, वहां पे ये जो यूनिट है मल्टीपल यूनिट होगा। ये जो यूनिट है ना, बहुत ज्यादा यूनिट इस तरह का होगा, होने के बाद सभी यूनिट एक दूसरे के साथ मर्ज होकर क्या बनाएगा, डायमंड को बनाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। डायमंड ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, ये जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर मिलेगा आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा ये। इसका मीनिंग क्या है, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फेस, मतलब जिसमें 4 फेस हो। ओके, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या, टेट्राहेड्रल फेस। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ओके, इन तीनों मतलब ये दोनों, ये 1 2 3, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, फ्यूचर में मिलेगा आपको, ये बात में ऐसे बोल दिया। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये तीनों, ये जो कार्बन है इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल मिलेगा ये आपको कितना मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, वो बाद में बोलेंगे हम फ्यूचर में, ठीक है। अभी देखो इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला कि इस तरह ये जो लेटिस पॉइंट है, इस तरह का लेटिस पॉइंट बहुत सारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा। अभी देखो डायमंड में एक चीज है, आप जानते हो कि एक एलिमेंट, ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, ओके, 4 वैलेंस, हर 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज करेगा। देखो एक सिंगल बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वाले बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले के लिए 2 चाहिए। मतलब अपना कार्बन क्या करेगा, ओके, 4 में से चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, ओके, शेयरिंग करेगा, जिसके बाद वजह से एक्चुअली में कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचेगा। ओके, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होगा, ओके, जो बिना बॉन्डिंग के चला जाए। इसी वजह से ओके डायमंड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि कार्बन जैसे अल्टीमेटली एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बनाता है, उसमें से अल्टीमेटली कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी यूज हो जाते हैं, कार्बन के पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जिसकी वजह से एक्चुअली में क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बन जाते हैं। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से एक्चुअली में क्या होता है, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है। ओके, हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस क्या कौन सा है, डायमंड, ठीक है। ये वाला हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं
और एक मिनट, डायमंड जो होता है ना, नेचर में डायमंड दो तरह का होता है, एक होता है आपका नेचुरल डायमंड और दूसरा होता है आर्टिफिशियल डायमंड। आर्टिफिशियल डायमंड, नेचुरल डायमंड एंड आर्टिफिशियल डायमंड जनरली आप आसानी से उसको मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज से कर सकते हो, आर्टिफिशियल डायमंड जो होता है जनरली छोटा होता है, ब्राइटनेस दोनों का सेम होता है, नेचुरल डायमंड का ब्राइटनेस, आर्टिफिशियल डायमंड का ब्राइटनेस दोनों का लगभग सेम होता है, आप उसको आसानी से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है। ओके, लेकिन एक चीज से ये पता लगा सकते हो कौन सा क्या है, कि नेचुरल डायमंड जो होता है वो जनरली बड़ा होते हैं, ओके, थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल डायमंड जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल डायमंड जनरली बहुत छोटा होता है, उसको आप बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड बहुत छोटा होता है। और आर्टिफिशियल डायमंड का कॉस्ट भी इसी वजह से बहुत कम होता है, क्योंकि इसको सिंथेसाइज क्या किया जाता है, और डायमंड जो होता है ना जनरली कोल माइन में मिलता है, कोल माइंस, ठीक है, कोल माइंस में मिलेगा। जैसे बहुत सारे कार्बन एटम होते हैं, एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में मतलब प्रेस होकर क्या बनाएगा, डायमंड को बनाएगा, जिसके जो बनने के लिए लगभग 3000 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर लगेगा आपको। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल डायमंड को बनने के लिए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर लगेगा आपको, जहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग में जाके क्या बनाएगा, आर्टिफिशियल डायमंड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्या, ग्रेफाइट के ऊपर। ग्रेफाइट, आप ग्रेफाइट जानते हो, आप पेंसिल लीड में आप यूज भी करते हो, ओके, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट का जो सिंबल है मतलब फॉर्मूला है वो क्या एक्चुअली में Cc3, जहां पे एक कार्बन, ओके, किसी कोई एक कार्बन, ओके, कितने कार्बन के साथ बॉन्डिंग में होते हैं, 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग होता है, मतलब एक कार्बन 3 के साथ बॉन्डिंग में चला जाएगा, ओके। अगर पूरे ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर देखेंगे, मतलब इस तरह का जो यूनिट है बहुत सारे मिलेंगे आपको, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, लेटिस पॉइंट दिया गया है। मतलब एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है, ओके। आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसका मतलब यह है कि कार्बन का, ओके, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा और शेयर में जाएगा, लेकिन हर एक कार्बन के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा जो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे 2 मतलब एक सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाला सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड है इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अभी देखो, तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो बॉन्डिंग है, ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले कार्बन के लिए 1 है, इन दोनों 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, मतलब कार्बन 4 में से क्या यूज कर रहा है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन एटम के साथ, ओके, शेयर मतलब करा रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका मतलब शेयरिंग में नहीं जा रहा है, और वो क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा अभी बताता हूं। अभी देखो ग्रेफाइट जो देखने के लिए मिलेगा आपको, तो ग्रेफाइट इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा आपको, ओके, ग्रेफाइट का इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला कार्बन जो है ये वाला कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइन होगा, ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइन होगा, इस तरह से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे ऊपर का जो ये वाला सिंगल लेयर है ना, ग्रेफाइट एक्चुअल में लेयर के फॉर्म में रहता है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में जा रहा है, ये वाला कार्बन जो है ये वाला और ये वाला इन तीनों कार्बन के साथ बॉन्डिंग में जा रहे हैं। और देखो हर एक सिचुएशन में देखो ये वाला कार्बन जो है ये वाला 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में जा रहे हैं। ये वाला कार्बन 1 2 3 इसके इर्द 3 कार्बन है, ये वाला इसके लिए देखो 1 2 3 है, इसके लिए भी देखो 1 2 3 है, इसके लिए भी देखो 1 2 3 है, तो हर एक सिचुएशन में एक ही है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है ना एक तरह का लेयर के फॉर्म में रहता है, मतलब एक लेयर ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, तो ये एक लेयर दूसरे लेयर से आसानी से क्या होता है, स्लिप हो सकते हैं। वन लेयर कैन इजिली मूव ओवर द अदर लेयर। इसी वजह से ग्रेफाइट जो होता है बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं, और इसी की वजह से ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। तो समझ आ रहा है, तो ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। लुब्रिकेटिंग एजेंट मतलब फ्रिक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं, इसके एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से आसानी से जा सकता है, ठीक है। वेरी गुड। अभी देखो हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में जा रहा है, ये वाला कार्बन बाकी 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में जा रहा है, तो हर एक कार्बन के लिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ओके, 4 में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
पूरे शीट में से हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये वाला जो लेयर है ना, जो गैप है, इस गैप के बीच में घूमेगा। समझ में आ रही है? इस गैप में क्या होगा, घूमेगा। इस वाले शीट में जितने भी कार्बन अवेलेबल है, हर एक कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा जो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रेफाइट लेयर के बीच में अल्टीमेटली रहेगा, अटका रहेगा। और जैसे हम अल्टीमेटली ग्रेफाइट के बीच में थोड़ा बहुत अल्टीमेटली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। और इसी मूवमेंट के चलते ग्रेफाइट क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीधा जवाब देना ओके, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट। ओके, किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, बिकॉज मेटल्स डू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी के चलते ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाते हैं। ग्रेफाइट का जो सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्राफीन। ग्रेफाइट का सिंगल लेयर का क्या बोला जाता है, ग्राफीन। 2003 में इस न्यू कंपाउंड को डिस्कवर किया गया था। ग्राफाइन बहुत ज्यादा ताकत मतलब शक्तिशाली है। आप ये बोल सकते हो कि डायमंड तो नेचुरली एलिमेंट्स है हार्डेस्ट के फॉर्म में, लेकिन ग्राफीन उससे भी ज्यादा हार्ड है। ऐसा इसीलिए बोला, मतलब अभी इसके ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। ओके, फ्यूचर में हो सकता है कि ग्राफीन को यूज करके बुलेट प्रूफ कार भी बनाया जाए, या फिर ग्राफीन को यूज करके अल्टीमेटली जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होते हैं उसको भी बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया जा सकता है फ्यूचर में। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, अभी इसके ऊपर हम ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम आते हैं फुलरिन के ऊपर। फुलरिन जो है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अमेरिकन आर्किटेक्ट ओके बकमिंस्टर फुलर ने अल्टीमेटली इसको डिजाइन किया था। ओके, उन्होंने क्या किया था कि 60 कार्बन को पेंटागोनली एंड हेक्सागोनली ओके फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज करके उन्होंने क्या बनाया था, एक मतलब स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हम नाम बुक में आप देख सकते हो। 60 कार्बन उन्होंने क्या किया था, 60 कार्बन को फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में पेंटागोनली एंड हेक्सागोनली अरेंज करके उन्होंने क्या बनाया था, ओके एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम क्या है, फुलरिन। ओके, ये जो फुलरिन है जनरली बुक में इसका यूज ज्यादा नहीं किया गया और मैं भी यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ कि फुलरिन के बहुत सारे यूजेस भी हैं। जैसे मान लो आप फुलरिन का यूज कहाँ पे करते हो, फुलरिन का यूज आप जनरली कोलगेट में करते हो। कोलगेट में जेल होता है ना, इसको मतलब फंक्शनल मॉलिक्यूलर जेल, तो वहाँ पे यूज होता है। इसी की वजह से वहाँ पे फोम बनते हैं फुलरिन, वहाँ पे फुलरिन यूज किया जाता है। इसको जो फंक्शनल मॉलिक्यूलर जेल में यूज किया जाता है फुलरिन को, इसको याद रखना है। ओके, ठीक है। ओके, और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कार्बन से यहाँ पे 60 कार्बन को पेंटागोनली एंड हेक्सागोनली अरेंज करके क्या बनाया गया है कि फुलरिन बनाया गया। ऐसा मत मान लेना ओके कि फुलरिन का ये एक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे ऊपर भी और स्ट्रक्चर है। ओके, कार्बन 70 कार्बन 80 ओके, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा कार्बन को जोड़ के क्या बना सकते हो, अलग अलग फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अभी हम आते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन के ऊपर। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हाइड्रोकार्बन। ओके, आज के सेशन में हम हाइड्रोकार्बन थोड़ा पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या, पहले जान लो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, जिसमें अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जनरली दो तरह का होता है, एक अकॉर्डिंग टू योर बुक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके एलिफेटिक। तो ठीक है, एक काम करते हैं हाइड्रोकार्बन, हाँ ठीक है, सॉरी। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मतलब बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन अल्टीमेटली क्या है, अकॉर्डिंग टू ये बुक, यहाँ पे बुक में दिया गया है, एक तो होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड ओके हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, बॉन्डिंग्स क्या है, ओके इसमें सिंगल बॉन्ड कैसे यूज होता है, डबल बॉन्ड किस तरह से यूज होता है, किस तरह से किसी भी कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है, किस तरह से एक पर्टिकुलर कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। और हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में उस तरह के कंपाउंड में जो मतलब आइसोमेरिज्म होते हैं, आइसोमेरिज्म किस तरह से यूज होते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के बात करेंगे, आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। हायर क्लास में आपको आइसोमेरिज्म के और बहुत ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे,
जहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस्टर्न्स आइसोमर, ओके, आरएस नोमेनक्लेचर, तो इस तरह का बहुत कुछ चीज़ आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट बेसिक लेवल तक जाएंगे जिसको आप कंप्लीट कर पाओ, ये चैप्टर आसानी से ओके समझ पाओ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।